कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल एईपीएस के इस लाइव सेशन पे। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा ऑल ओके। कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, गजब, बेमिसाल। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, आज मैं आपके कमेंट सेक्शन पर ध्यान नहीं दे सकता हूं, इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आज आपका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। जिस तरह से हम लोग अपने F4 का पढ़ाई कर रहे थे, तो F4 में पिछले वर्ष किस प्रकार के प्रश्न पत्र आए थे, उसे हम लोग आज देखने का कार्य करेंगे। तो आज माफी चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, आज माफी चाहते हैं। आज आपके चैट पर मेरा ध्यान नहीं रहेगा, सीधा हम लोग अपने क्लास की तरफ चलेंगे। अर्थात आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर ले कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। राइट? तो आइए, हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत बढ़िया। आज इस सेशन से पहले कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। सबसे पहला बात क्या है कि ये जो आपका F4 का विषय है, F4 विषय के अंतर्गत खास करके जो आपका यूनिट नंबर 5, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जहां पे हम लोगों ने समझा था सीआरसी के बारे में, बीआरसी के बारे में, डाइट के बारे में, पीटीसी के बारे में, एनसीटी के बारे में, एनसीईआरटी के बारे में, ये सारे चीजों को आपको एक बार रिकॉल करना है। और मैंने आपको कहा भी था कि मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं आपके नोट्स में अपलोड करवा दूंगा, ताकि उस पीडीएफ को भी आप लोग पढ़ पाए। परंतु आप में से एक भी मित्र अभी तक मुझे याद नहीं दिलाया है, तो एक बार अवश्य याद दिला दीजिएगा, ताकि उस पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूं। आज जो आप लोग इस क्वेश्चन को देख रहिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा आपके होमवर्क के तौर पे, ताकि उसे आप अपने भाषा में अपने कॉपी पर लिखें, जो कि आपके एग्जाम में क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, आपको मदद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन का। सबसे पहले ये रहा आपके स्क्रीन पे प्रश्न पत्र। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। एक बार जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा, क्या आपको क्लियर दिख रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये आपका F4 का पिछले वर्ष जो आपका एग्जाम हुआ था, उसका ये प्रश्न पत्र है 2023 F4। अर्थात F4 भी आपका क्या होता है, तो 70 नंबर का होता है। आपके फर्स्ट ईयर में 4 विषय ऐसे होते हैं जो कि आपके 70 नंबर का एग्जाम होता है। 70 नंबर में आपका प्रारूप कैसे होता है, तो 6 प्रश्न होंगे आपके 5 नंबर का, हो गया 30 नंबर, और 4 प्रश्न रहेंगे 10 नंबर का, हो गया 40 नंबर। दोनों मिला के आपके हो गए 70 नंबर। ये आपके एग्जाम का प्रारूप होता है। और एक चीज सदैव ध्यान रखिएगा, मैं आपको अक्सर दिखाता हूं कि यहाँ पे सबसे ऊपर में आपका लाइन लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। और यथासंभव का अर्थ क्या हो गया कि ज्यादा से ज्यादा। इसका अर्थ क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा आपको अपने शब्दों में ही आंसर देना है। अर्थात जिस प्रकार से मैं आपको उदाहरण के माध्यम से पढ़ाने का कार्य करता हूं, उसी के अनुरूप आपको यहाँ पे क्या करना है, आंसर देना है। अपने शब्दों में आपको आंसर देना है। राइट? आइए, प्रश्न संख्या 1 आपके स्क्रीन पे है। विद्यालय के दैनिक सत्र में चेतना सत्र का क्या महत्व होता है? अब यहाँ पे मैंने आपके साथ में क्या डील किया हुआ है, तो मैंने आपको चेतना सत्र डील किया। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोग अपने अपने स्कूल में असेंबली के भी नाम से जानते होइएगा। परंतु इसकी शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे कि विद्यालय के दैनिक सत्र। दैनिक सत्र कहने का आपका आशय क्या हो गया कि आप लोग अपने एग्जाम के लिए विभिन्न प्रकार के दिनचर्या को बनाते होइएगा, अपना टाइम टेबल बनाते होइएगा। वही हमारे विद्यालय का दैनिक सत्र हुआ कि जहां पे हम लोग एक विद्यालय प्रांगण के अंदर में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो विद्यालय का अपना टाइम टेबल क्या है, समय सारणी क्या है, उसके अंतर्गत जो हमारा चेतना सत्र से हमारी शुरुआत होती है, उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले यहाँ पे विद्यालय को डील कीजिएगा कि विद्यालय कहने का आपका आशय हुआ विद्या प्लस आलय, एक ऐसा घर जहाँ पे विद्या का निवास होता है। विद्यालय प्रांगण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्य एक संरचना और सुदृढ़ तरीके से होते हैं, जिसके द्वारा हम लोग समय सारणी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप एवं गतिविधियों को करते हैं। विद्यालय की शुरुआत सर्वप्रथम चेतना सत्र के साथ शुरुआत होती है। पर अगर आप चेंज और लिखिएगा, चेतना सत्र का आशय मैंने आपको समझाया हुआ है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बाद कोई भी अपना बातचीत करना हो, कोई नोटिस बताना हो, कोई सूचना बताना हो, उसके ऊपर में चर्चा होता है। उसके अलावा हम लोग व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं। फिर हम लोग लास्ट में क्या, चेतना सत्र को समाप्त करके अपने कक्षा कक्ष के अंदर में चले जाते हैं।
ये आपका पॉइंट हो गया। अगला है चेतना सत्र की विभिन्न गतिविधि, अर्थात जितना पॉइंट मैंने अभी आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 1 में, वही सारा पॉइंट उसके गतिविधि के भी अंदर में आ गया, और आपके नोट्स में भी मैंने आपको लिख कर दे दिया हुआ है। चेतना सत्र में जो विभिन्न बड़ी गतिविधियां होती हैं 5 से 6 पॉइंट में आपका लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में आईसीटी को शामिल करना आज की जरूरत है, क्यों? कहने का आपका आशय क्या हो गया कि जो हमारा शिक्षण अधिगम का प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षण अधिगम कहने का आपका आशय हो गया टीचिंग लर्निंग, पढ़ाने के क्रम में एक शिक्षक जो पढ़ाने का कार्य करता है उसी को हम लोग शिक्षण के नाम से जानते हैं। और पढ़ाने में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को लर्न करते हैं, दैट्स कॉल्ड टीचिंग लर्निंग। अर्थात जो एक शिक्षक का पढ़ाने का अपना प्रक्रिया है, पढ़ाने का अपना एक तरीका है, वही हमारा शिक्षण अधिगम कहलाता है। और इस प्रोसेस में आईसीटी को शामिल किया गया। आईसीटी कहने का आपका अर्थ क्या हो गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, अर्थात शिक्षा में सूचना संचार तकनीक आपका एक विषय ही आपको पढ़ना है जिसका नाम है F12। अर्थात किस प्रकार से हम लोग विभिन्न प्रकार के तकनीक का उपयोग करते हुए बच्चों को पढ़ाने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो अभी के समकालीन परिवेश में आज की जरूरत, आज का मतलब क्या हुआ, समकालीन एट ए प्रेजेंट टाइम में, तो इसको कैसे लिखिएगा, सर्वप्रथम स्टार्ट कीजिएगा शिक्षण अधिगम से। लिखिएगा कि शिक्षण अधिगम कहने का आशय होता है कि एक विद्यालय प्रांगण के अंतर्गत एक कक्षा कक्ष में शिक्षक जो अपने पढ़ाने के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को करवाते हैं, गतिविधियों को करवाते हैं, जिस माध्यम से एक शिक्षक अपने कक्षा कक्ष में बच्चों को विभिन्न प्रकार के संप्रदायों को समझाने का प्रयास करते हैं, ये क्रिया ही हमारा शिक्षण अधिगम कार्य कहलाता है। शिक्षण अधिगम कराने के दौरान हम लोग विभिन्न प्रकार के तकनीकों का उपयोग करते हैं। आज के इस समकालीन परिवेश में जिस प्रकार से दुनिया में आधुनिकीकरण हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उसी तरह से हमारे शैक्षिक क्रियाकलापों में भी तकनीक का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, इंटरनेट हो गया, उसके अलावा आपके स्कैनर हो गए, उसके अलावा आपका एलईडी स्क्रीन हो गया, कैमरा हो गया। इन तमाम चीजों का हम लोग उपयोग करके बच्चों के पढ़ाने के विभिन्न प्रकार की चीजों को हम लोग सरल बनाते हैं, सरलतम रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात सिंपल सा इसका कंसेप्ट ये हो गया कि कंप्यूटर और मोबाइल या प्रोजेक्टर या बोर्ड के माध्यम से जो आप बच्चा को पढ़ाइएगा ना जी स्मार्ट तरीके से, वही आपको यहाँ पर लिखना है। अगला आपका क्वेश्चन है कि कला समेकित शिक्षा को शामिल करने से कक्षाई शिक्षण में क्या क्या बदलाव होगा। अब इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, तो कला समेकित शिक्षा कहने का आपका आशय हो गया कि एक प्रकार का ऐसा शिक्षा, कला समेकित शिक्षा कहने का आपका आशय क्या है, एक प्रकार का ऐसा शिक्षा जिसके अंतर्गत हम लोग कला का उपयोग करते हैं। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, तो हम लोग पॉइंट बनाएंगे कला समेकित शिक्षा। इसके अंदर में लिखेंगे कि कला समेकित शिक्षा कहने का आशय है एक प्रकार का ऐसा शिक्षा जहां पे हम लोग पढ़ाने के क्रम में विभिन्न प्रकार के कला का उपयोग करते हैं, जैसे कि हमारा प्रदर्शन कला या दृश्य कला। कला हमारा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, प्रदर्शन कला और दृश्य कला। अर्थात कक्षा कक्ष में पढ़ाने के क्रम में हम लोग दोनों प्रकार के कलाओं का उपयोग करके अपना कक्षा कक्ष के विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं में रुचि ला सकते हैं, आनंद ला सकते हैं, जिससे बच्चे वहां पे कनेक्ट होकर उसे समझने का और पढ़ने का कार्य करेंगे। उदाहरण स्वरूप आप लोग क्या दीजिएगा, जो मैं आपको अक्सर देता हूं, उदाहरण स्वरूप कक्षा 2 की एक शिक्षिका है जो अपने कक्षा कक्ष में गणित को पढ़ाने का प्रयास कर रही है। एक शिक्षक है सो क्या कर रहे हैं, 2+2 4 होगा, एक वो अपना पेड़ बनाने वाला, मैंने आपको पढ़ाया था ना, याद कीजिए, यस और नो में जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। मैंने आपको पढ़ाया होगा, पेड़ वाला एग्जाम्पल दिया होगा कि 2 गो पेड़, रामू बताओ कितना पेड़ है, गीता बताओ कितना पेड़ है। क्या मैंने आपको सिखाया है, दैट्स कॉल्ड कला समेकित शिक्षा, कि हमारे पढ़ने के क्रम में जो ये क्या हो गया, अपना दृश्य कला हो गया। गणित में हमने दृश्य कला का उपयोग किया। हो सकता है कि अगर आपको हिंदी पढ़ाना है, कविता पढ़ाना है, तो आप वहां पे नाट्य का, संगीत का, लोकगीत का, इसका उपयोग करके भी आप लोग बच्चे को पढ़ा सकते हैं। और यही आपका क्या हुआ, बदलाव हुआ। अगला है आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रचनात्मक आकलन के महत्व के बारे में उल्लेख कीजिए। अब याद कीजिए कि क्या मैंने आपको आकलन पढ़ाया था। आकलन कहने का आपका आशय क्या होता है, इसके अंतर्गत 3 पॉइंट, रचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक, ये 3 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया है।
फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट और आपका डायग्नोसिस असेसमेंट। क्या आपको याद आ रहा है, मैंने पढ़ाया है कि नहीं? तो यही कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। तो सर्वप्रथम क्या कीजिएगा, शिक्षण अधिगम को डील कीजिएगा और उसके अंदर में लिखिएगा कि शिक्षण अधिगम में आकलन का आशय होता है, आकलन एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया होती है जो अपने कक्ष में इसकी शुरुआत हम लोग अवलोकन के माध्यम से करते हैं। अवलोकन का आशय होता है ऑब्जर्वेशन, जहां पे सर्वप्रथम हम लोग अपने कक्ष में उपस्थित बच्चों को देखने का कार्य करते हैं, उनके पूर्व ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं और पढ़ाने के क्रम में ही हम लोग आकलन से शुरुआत करते हैं। आकलन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 रचनात्मक आकलन, नंबर 2 योगात्मक आकलन, नंबर 3 ज्ञानात्मक आकलन। ये 3 प्रकार के ऐसे आकलन हैं जो शुरुआती दौर से कक्ष में होना प्रारंभ होता है। यहाँ पे आप पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और लिखिएगा कि रचनात्मक आकलन कहने का आशय होता है, एक प्रकार का ऐसा आकलन होता है जो हम लोग पढ़ाने से लेके और विभिन्न प्रकार के गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस तरह का आकलन करते हैं। यहाँ पे बच्चों की जिज्ञासा को ध्यान में रखते हैं, बच्चों के समस्याओं को समझते हैं और उन तमाम समस्याओं का हम लोग समाधान करते हैं। इस प्रकार के आकलन को ही हम लोग रचनात्मक आकलन के नाम से जानते हैं। ये हमारे कक्ष में मौखिक रूप से भी होता है, लिखित रूप से भी होता है और पढ़ाने के क्रम में भी होता है। उदाहरण स्वरूप मैं अभी आपको यहाँ पे पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए कला समेकित शिक्षा क्या होगा। जस्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और मैंने पढ़ाने के क्रम में ही आपसे पूछ भी दिया कि बताइए कला समेकित शिक्षा क्या होता है। अर्थात ये क्या हो गया, हमारा रचनात्मक आकलन का पाठ हो गया कि पढ़ाने के क्रम में भी मैंने आपसे मौखिक तौर पे ये प्रश्न पूछ दिया। रचनात्मक आकलन के माध्यम से बच्चे का चिंतन कौशल का विकास होता है। बच्चे आपके कक्ष में अनुशासन के साथ में रहेंगे, चुपचाप शांतिपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे। अर्थात जब वो अपने उस कार्यों में आनंद लेना प्रारंभ करेंगे, आप बच्चों के रुचि के अनुसार कार्य करवाइएगा, उनके समस्या का समाधान करवाइएगा, तो ऑटोमेटिक बात है कि वो भी आपके पीछे लग जाएंगे और आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। ये हमारा रचनात्मक आकलन कहलाता है। सारे प्रश्नों के अंत में आपको क्या लिखना है। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रचनात्मक आकलन हमारे आकलन का एक ऐसा भाग है जिसके माध्यम से हम लोग बच्चों को केंद्र में रखकर उनके रुचियों को, उनके आनंदों को ध्यान में रखते हुए क्रियाकलापों को करवाते हैं, जिससे उनका क्या हो सके, तो सर्वांगीण विकास हो सके। अगला इसी में प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रिया अर्थात गतिविधि क्या है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। तो पाठ्य सहगामी क्रिया कहने का आपका अर्थ होता है, इसके लिखिएगा कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहने का आशय होता है जब हम लोग किसी भी प्रकार के पाठ्य को बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं और समझाने के दौरान उस पाठ में आए हुए विभिन्न प्रकार के संप्रत्यय, संप्रत्यय का अर्थ क्या हुआ, संप्रत्यय का अर्थ हुआ कंसेप्ट। अर्थात उदाहरण स्वरूप किसी बच्चे को अगर हमें जोड़ के बारे में बताना है, गुना के बारे में बताना है, या हिंदी में कविता के बारे में बताना है, या पर्यावरण का कोई भी आपका टॉपिक है जहां पे बच्चों को हमारे आसपास में वातावरण में मौजूद विभिन्न प्रकार की चीजों के बारे में बताना है, उसके लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के टीचिंग लर्निंग मटेरियल अर्थात शिक्षण सहायक सामग्रियों का हम लोग उपयोग करते हैं। उस उपयोग के आधार पर हम लोग अलग अलग प्रकार का गतिविधि करवाएंगे और गतिविधि के माध्यम से हम लोग बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे। उदाहरण स्वरूप कोई भी एक गतिविधि ले लीजिएगा, उदाहरण स्वरूप कि आज हमें पर्यावरण के अंतर्गत बच्चों को पेड़ के बारे में अध्ययन करवाना है, अलग अलग वृक्ष के पत्तियों का अध्ययन करवाना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग परियोजना विधि का उपयोग करेंगे या फिर क्षेत्र भ्रमण का उपयोग करेंगे। क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से हम लोग बच्चों को एक बगीचे में लेकर जाएंगे जहां पे अलग अलग प्रकार के पेड़ों का अवलोकन करवाएंगे और बताएंगे बाबू ये नीम का पेड़ है, बाबू ये आम का पेड़ है। ये हमारा क्या हो गया, तो गतिविधि हो गया। जो हमारा वो पाठ है, वृक्ष के बारे में पाठ है, वृक्ष के संबंधित ये अपना क्या हो गया, गतिविधि हो गया। एक आपका और पाठ है नंदू हाथी, बच्चा को आप ले जाइए जू घुमाने के लिए, पाठ सहगामी हो गया। अर्थात पाठ में क्या पढ़ना है, तो नंदू हाथी के बारे में पढ़ना है और उसके लिए आप बच्चे को कहां लेकर चले गए, तो चिड़ियाघर में लेकर चले गए। ये अपना क्या हो गया, क्षेत्र भ्रमण विधि हो गया कि बच्चे ने हाथी के बारे में चैप्टर में पढ़ा और बच्चे को आप घुमाने लेकर गए, वो अपना क्या हो गया, क्षेत्र भ्रमण विधि। उसी के उदाहरण को पूरा आप यहां पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षक के रूप में आप अपने वृत्तिक विकास से क्या क्या करेंगे। अर्थात यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक टीचर के रूप में आप अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वृत्तिक विकास का अर्थ क्या हुआ, हमारा जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है। एक शिक्षक का कार्य क्या है, तो शिक्षक का कार्य होता है पढ़ाने का, बच्चों को समझाने का। इस समझाने के क्रम में जिस प्रकार की भी चुनौती निकल कर आएंगी, उन तमाम चुनौतियों का समाधान करके हम लोग अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं।
इसके लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का हम लोग उपयोग करते हैं। एक शिक्षक को प्रतिदिन अपने समकालीन परिवेश के अनुसार जिस प्रकार का भी प्रारूप चल रहा है उसके अनुसार उन्हें अपडेट रहना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप मानकर चलिए कि मैं आपको यहाँ पर क्या बोलूं, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आपको लॉरेंस कोलबर्ग साहब का कोई थ्योरी पढ़ाता, नैतिकता का सिद्धांत पढ़ाता, मैंने वहां पे क्या आपको उदाहरण दिया था? तो मैंने आपको उदाहरण दिया था मेजर विक्रम बर्ता के बारे में। अर्थात आपने एक मूवी देखा होगा, वो मूवी आपका आया हुआ था किसका? तो मूवी के हीरो थे, हीरो क्या नाम था उनका, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, और मूवी का नाम शायद था शेरशाह। शेरशाह का मूवी आया हुआ था, उस मूवी को आपने देखा होगा। तो वो क्या हुए, अपने देश के प्रति अपने जान को निछावर कर दिए, राइट। अब उसमें हीरो था सिद्धार्थ मल्होत्रा, आपका हीरो था। उस कहानी को हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट किया। अर्थात समकालीन परिवेश का जब आप बच्चों को उदाहरण दीजिएगा जो बच्चों के डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड होगा, तो बच्चा आपसे ज्यादा कनेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि आप उसके जीवन से जुड़े हुए गतिविधियों के बारे में आप उस बच्चे को समझा रहे हैं। इसके अलावा हमारे कोई सहकर्मी शिक्षक होंगे, उनको हम देखेंगे, अरे अरे वाह, इनसे तो पूरा बच्चा कनेक्टेड है, हमसे नहीं कनेक्ट हो रहा है। इस प्रकार से हम लोग उनसे बातचीत करेंगे। आपके जो सहकर्मी होंगे आपको सपोर्ट करेंगे कि आप ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। बच्चों के लिए अलग अलग आप गतिविधियां लेकर आएंगे, ऐसे कौन सा कार्य करवाएं जिससे बच्चा हमसे और ज्यादा कनेक्ट हो, बच्चा को एकदम अपनापन फील हो, मैत्रीपूर्ण हम व्यवहार करेंगे, वातावरण का निर्माण करेंगे। यही हमारा क्या हुआ? तो शिक्षक वृत्तक विकास हुआ, अर्थात आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट हुए। अगला इसी में प्रश्न है कि शिक्षक के तनाव के कारण और उसके निदान के बारे में उल्लेख करें। तनाव का मतलब क्या हो गया? एक शिक्षक को पढ़ाने के क्रम में जितने भी प्रकार की चुनौतियां आती हैं वो सारा चुनौतियां हमारा तनाव के अंतर्गत में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके कक्ष में अलग अलग प्रकार के बोली के भाषा के बच्चे बैठे हुए हैं, तो आपके लिए वह बहुभाषा क्या हो गया? एक प्रकार का चुनौती हो गया, जहां पे आपको सभी बच्चों के उसी मदर टंग में आपको समझाने का प्रयास करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नहीं बोलता हूँ का हो तेरा ध्यान नहीं खे, पढ़ाई पे ध्यान ना देबू, यहाँ पे आके तू सब बातचीत कर रहा छा, चैट में पूरा बातचीत कर रहा छा, केना तोरा परिणाम निकल गया? तो अर्थात इस तरह से जो हम लोगों ने बातचीत किया तो कहीं ना कहीं हमारा बिहारी टोन निकल कर आया। जो मैं आपके साथ में कनेक्टेड हुआ, आपके भाषा के साथ में कनेक्ट हुआ, तो आपको भी क्या लगेगा? अपनापन टाइप का फील लगेगा। तो जितनी भी प्रकार की समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, कक्षा में कोई बच्चा है जो वंचित समूह से बिलोंग करता है, कोई विशेष आवश्यकता वाला है, उस बच्चे को हमें कैसे एक साथ में लेकर चलना है कि हमारे कक्षा में क्या हो जाए? तो समावेशी वातावरण का निर्माण हो जाए। ये तमाम कार्य करना अपने आप में क्या है? एक प्रकार का चुनौतीपूर्ण कार्य है, जहां पे हमें स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, और उस तनाव का समाधान क्या है? उन तमाम कार्यों को हम लोग अपने शैक्षिक गतिविधियों के अनुसार आसान बनाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा हमारे साथ में कनेक्ट हो, तभी जाकर हमारा तनाव का समाप्ति हो पाएगा, और तनाव क्या हो पाएगा? समाप्त हो पाएगा, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों के बारे में संक्षिप्त में परिचय दीजिए। कहने का आपका अर्थ क्या हो गया? मैंने आपको पढ़ाया होगा, जिला स्तरीय पढ़ाया होगा, उसके बाद मैं आपको राज्य स्तरीय पढ़ाया होगा, और फिर मैंने आपको राष्ट्रीय स्तर पे क्या पढ़ाया होगा? एनसीईआरटी के बारे में पढ़ाया था, मैंने आपको सीबीएसई बोर्ड के बारे में पढ़ाया था, एनसीटी के बारे में पढ़ाया था। ये सारे हमारे राष्ट्रीय हो गए। ये आपके F4 का यूनिट नंबर 5 का प्रश्न है। देखिए 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है। अगर मान लीजिए आपको ये भी नहीं भी आ रहा है तो ये आपका आ गया बिहार वाला, एससीईआरटी बोर्ड वाला आ गया, ये भी आपका हो गया। तो 5 नंबर तो आपको ऐसे ही देखने को मिल गए, जो कि मैंने आपको कहा था। एक बार रिकॉल कीजिएगा, पढ़िएगा। अगला देखिए फिर से आपका आ गया रचनात्मक आकलन क्या है? कक्ष शिक्षण में रचनात्मक आकलन के महत्व के बारे में वर्णन करें। अभी जो हम लोग जस्ट ऊपर में पढ़ रहे थे आकलन के अंतर्गत ये प्रश्न आपका आया था, सेम वही प्रश्न फिर से आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको आकलन को डील करना है, फिर आकलन अपना 3 प्रकार का होता है, उसका नाम लिख करके आप रचनात्मक आकलन को डील कीजिएगा। आगे में क्या कह रहा है कि कक्ष शिक्षण में रचनात्मक आकलन के महत्व के बारे में वर्णन करें। अर्थात पढ़ाने के क्रम में एज ए टीचर आप अपने कक्ष में किस प्रकार से रचनात्मक वाला गतिविधि करवाइएगा, ताकि बच्चे वहां पर आपसे कनेक्ट हो सकें। बच्चे के रुचियों को ध्यान में आप रखिएगा, बच्चों के आनंद को आप ध्यान में रखिएगा, और तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आप बच्चों को क्रियाकलाप करवाइएगा जहां पे बच्चे आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। बच्चे के पीछे आप लगिएगा, बच्चे का कहां पे किस प्रकार का रुचि है, ज्यादा से ज्यादा आप गतिविधियों को करवाइएगा। पढ़ाने के क्रम में पढ़ाए गए टॉपिक से आप
क्रॉस क्वेश्चन कीजिएगा, मौखिक प्रश्न पूछिएगा, लिखित प्रश्न पूछिएगा और उन तमाम प्रश्नों के आधार पर आप उनके समस्याओं को पहचान कर उसका आप समाधान कीजिएगा। दैट्स कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो रचनात्मक आकलन के नाम से जानते हैं। अगला आपका प्रश्न है, अनुपूरक शिक्षण से आप क्या समझते हैं? अनुपूरक शिक्षण कहने का आपका अर्थ क्या हुआ? सप्लीमेंट्री टीचिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे कि इसका सबसे पहले आप लोग कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, सो समझिए। इसका पॉइंट बना देना है और लिखना है कि अनुपूरक शिक्षण कहने का आपका आशय होता है, यह एक प्रकार का ऐसा शिक्षण होता है जो हम अपने पढ़ाई को और सुदृढ़ तरीके से करने के लिए करते हैं। उदाहरण स्वरूप कक्षा कक्ष 2 के अंतर्गत एक बालक है जिसका नाम है रामू। वो अपने कक्षा कक्ष में बड़े ही विलंब से उसका एडमिशन हुआ। उसके पिताजी कहीं और काम करते थे, जिस कारण से ट्रांसफर होने के वजह से वो बीच में अर्थात 6 महीना पढ़ाई निकलने के बाद वह अपने कक्षा कक्ष में कनेक्ट हो पाया। अब उसके जितने भी पढ़ाई छूटे रह गए, टॉपिक बचे हुए रह गए, उन तमाम टॉपिकों को कवर करने के लिए हम लोग उस पर एक्स्ट्रा ध्यान देंगे या उसका एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। वही हमारा अनुपूरक शिक्षण हुआ। इसको अगर आप लोग और कनेक्ट करना चाहिएगा तो अभी आप लोग बिहार डीलेट का तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अपने कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में क्लास करने के बावजूद भी आप रात को यूट्यूब पर 9:30 बजे कनेक्ट होकर यहाँ पे इस क्लास को देख रहे हैं, अर्थात ये क्या कर रहे हैं? तो आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के टॉपिक को और सरलतम रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को हम लोग अनुपूरक शिक्षण के नाम से जानते हैं। अर्थात अपने पढ़े गए सामग्रियों के बीच में, अपने पढ़े गए ज्ञान के बीच में जो हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हैं या फिर एक्स्ट्रा से हम लोग पढ़ाई करते हैं विभिन्न प्रकार के सोर्स के माध्यम से, चाहे वो हमारा इंटरनेट हो, चाहे हमारा मीडिया हो, चाहे हमारा कोचिंग हो, चाहे हमारा कोई अन्य पुस्तक हो, जहां से भी हम लोग अपने उन तमाम चीजों को कवर करने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार के शिक्षण को ही हम लोग अनुपूरक शिक्षण के नाम से जानते हैं। तो ये आपका जितना भी शॉर्ट था वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपके हो गए कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 7 देखिए, जो आपका सबसे पहले प्रश्न था कि विद्यालय के दैनिक सत्र का वर्णन करते हुए चेतना सत्र की गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। सबसे ऊपर में यही प्रश्न था। अब उसी को आप जब 4 पेज में लिख दीजिएगा तो आपका प्रश्न और बड़ा हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले विद्यालय की शुरुआत कीजिए, फिर विद्यालय के दैनिक सत्र का शुरुआत कीजिए। मन हो तो एगो विद्यालय का आप लोग क्या कर दीजिए, डायग्राम बना दीजिए। विद्यालय के डायग्राम में बच्चा को दिखा दीजिए, और बच्चा में अगर आपका और ड्राइंग अच्छा हो तो 2-4 गो और क्लासरूम बनाकर दिखा दीजिए। फिर इसकी शुरुआत करें चेतना सत्र से। अब चेतना सत्र में जितना भी गतिविधि है, प्रार्थना को डील कर दीजिए, व्यायाम को डील कर दीजिए, सूचना को डील कर दीजिए। ये सारे गतिविधियों को डील करने के बाद आपका क्या आराम से 4 पेज हो जाएगा। विद्यालय के प्रबंध में परिवर्तन लाने हेतु शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लेख करें। अर्थात ये क्या पूछ रहा है, आरटीई 2009 के बारे में पूछ रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए क्या है, बिल्कुल तो निःशुल्क शिक्षा है। और जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए 6 से 18 वर्ष का क्या होता है, निःशुल्क शिक्षा हमारे विद्यालय प्रांगण में होता है। तो सर्वप्रथम आप विद्यालय के प्रबंधन में परिवर्तन हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आपका टॉपिक क्या बनेगा, तो आरटीई 2009 बनेगा। इस टॉपिक को बनाकर आप लोग रिप्रेजेंट कीजिएगा। पहले शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके अंतर्गत आप लोग सामान्य बच्चों का उदाहरण दीजिएगा, वंचित समूह के बच्चों का उदाहरण दीजिएगा, या फिर उपेक्षित वर्ग के आने वाले बच्चों का उदाहरण दीजिएगा। कि बहुत सारे ऐसे भी हमारे ग्रामीण इलाका है, ऐसे समाज है जहां पे अब तक ये नहीं पता है कि सरकारी विद्यालय में उनके लिए किस किस प्रकार की योजनाएं उपलब्ध है। उन तमाम वंचित समूहों के बच्चों को समझाना, बताना, ये सारा कार्य हमारा इसके अंतर्गत में आ जाएगा, प्रश्न संख्या 8 के अंतर्गत में। अगला आपका प्रश्न संख्या 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंतर स्पष्ट करें। आप अपने शिक्षण को बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम में परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे। अब देखिए, यह प्रश्न आपका पूर्ण रूप से आपके अनुभव पे है, और यह प्रश्न मैं आपको देता हूं होमवर्क में भी। इसको मैं पहले आपको समझाता हूं कि कैसे आप लोग लिखिएगा। सबसे पहला आपको टॉपिक है शिक्षक केंद्रित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तो आज से बहुत वर्ष पहले परंपरागत जो अपना शिक्षण विधि था
वहां पे बच्चे आराम से अपने अपने जगह पे बैठे होते थे, या फिर मास्टर साहब एक जगह पे बैठे हुए हैं और बच्चा चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसी को हम लोग परंपरागत शिक्षण विधि के नाम से जानते थे। और वही हमारा क्या कहलाता है, तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कहलाता है, जहां पे टीचर को सेंटर में रखकर पहले शिक्षा का कार्य होता था कि जो टीचर कहेगा उसे ही कार्य करना है, बार बार टीचर के पीछे लगे रहना है। एक जगह शिक्षक बैठे हुए हैं, सभी बच्चे आपस में गोला घेर के टीचर को बीच में बैठाए हुए हैं। इस प्रकार का क्रियाकलाप हमारा शिक्षक केंद्रित अधिगम प्रक्रिया में होता था। परंतु अभी के समकालीन परिवेश में अब हमारा क्या हो गया है, तो बाल केंद्रित हो गया है, जहां पे हम लोग बच्चों के रुचियों को, आनंद को, नवीन नवीन कार्यों को, गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने का काम करते हैं। और अभी के टाइम में शिक्षक क्या है, तो एक प्रकार का फैसिलिटेटर है, एक प्रकार के मार्गदर्शक हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 के अनुसार आपका क्या हो गया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 5 के अनुसार शिक्षक क्या है, शिक्षक एक हमारे मार्गदर्शक हैं, जो आराम से एक जगह पे बैठकर क्या करते हैं, समझाने का कार्य करते हैं, मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। और बच्चे उनके पास में नहीं, वह बच्चे के पास में जाते हैं, बच्चों के रुचियों को ध्यान में रखते हुए कार्यों को करवाते हैं। वो हमारा बाल केंद्रित कहलाएगा। और अगला आपसे पूछ रहा है कि एक शिक्षक के तौर पे आप बाल केंद्रित का निर्माण कैसे करेंगे। इस चीज को आपको अपने अनुभव के आधार पे पहले लिखने का प्रयास कीजिएगा। नहीं लिख पाइएगा तो मैं इसे पूरा एक बार एक्सप्लेन फिर से आपको कर दूंगा। राइट, पहले आप लोग स्वयं से लिखने का प्रयास करें। अगला है आपका, शिक्षक को तनाव से मुक्त करने के लिए विद्यालय प्रबंधन की क्या भूमिका होगी। अर्थात शिक्षक का जितना भी प्रकार का चुनौती होता है, विभिन्न प्रकार की चुनौतियों को हम लोग डील करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि तनाव का कारण क्या है, या फिर उसकी विविधता हो, या फिर अन्य अन्य भाषा का उपयोग हो, या फिर जिस प्रकार का शिक्षण अधिगम सामग्री की कमी हो, या फिर कक्षा कक्ष में व्यवस्था की कमी हो। इन तमाम किसके बारे में, कमियों के बारे में बताते हुए हम लोग पहले दिखाएंगे कि शिक्षक को कहां कहां पे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब एज ए स्कूल मैनेजमेंट के तरफ से किस प्रकार से वो आपको सपोर्ट करेंगे, कैसे उन तमाम कमियों को दूर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, भवन नहीं है, भवन का कार्य हो गया, शिक्षण सहायक सामग्री हो गया, टीएलएम हो गया, या फिर वैविध्यपूर्ण हो गया। फिर बहुत जगह विद्यालय प्रांगण में दो दो तीन तीन क्लासरूम को एक साथ बैठा के पढ़ाने का रिवाज, ये सब क्या हो गया, हमारा तनाव का कारण हो गया, जो कि पूर्ण रूप से डिपेंड करता है प्रबंधन पर, मैनेजमेंट पर, सिस्टम पर। अगला बढ़िए, आगे लिखते हैं। प्रश्न संख्या 11, ये आपका क्या है, तो ये फिर आपका यूनिट नंबर 5 का ही प्रश्न आपको आ गया। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, ये क्या हो गया हमारा, तो राज्य स्तरीय हो गया, इसका आपको लिखना है। या फिर शिक्षक प्रशिक्षण से लाभ, अभी जो आप लोग बिहार डीलेट का कोर्स कर रहे हैं, इससे आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होगा। सीखने की योजना, मैं आपको अक्सर कहता हूं, एसईपी के बारे में, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम के बारे में, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। या फिर समावेशी शिक्षा का महत्व, ऐसा शिक्षा जो हर जगह हर किसी के लिए क्या है, एक समान है, कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है, उस प्रकार के शिक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। आपका क्या कहलाएगा, तो समावेशी शिक्षा के नाम से जाना जाएगा। इसके बारे में आपको डील करना है। और आपका कोई प्रश्न है नहीं, इसमें जितने भी आपको मैंने अभी प्रश्न आपको समझाया, इन तमाम प्रश्नों में आपको जहां से जो समस्या हो, आपको कहीं भी अगर ऐसा फील हो कि मैं इस प्रश्न पे 3 पेज या 4 पेज नहीं लिख पाऊंगा, या फिर नहीं लिख पाऊंगी, या फिर शॉर्ट वाले में 1 पेज 1.5 पेज में नहीं लिख पाऊंगा, नहीं लिख पाऊंगी, तो एक बार आप मुझे अवश्य संपर्क करें 8789 666 040 पे। पहले आप स्वयं से लिखने का काम करें, क्योंकि मैं आपको आगे चल के करवाऊंगा क्या, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जहां पे हम लोग प्रश्न के माध्यम से लिखने के भी कला को सीखने का कार्य करेंगे। हर वर्ष होता है, तो इस वर्ष भी होगा। और चिंता आपको नहीं करना है, सेकेंड ईयर का आपका सिलेबस अब पूर्णतः कंप्लीट होने वाला है। अंतिम का एक विषय बचा हुआ है, उसके बाद हो सके तो आपके क्लास को मैं रेगुलर कर दूंगा, और जल्द से जल्द आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सिलेबस कंप्लीट का आपको चिंता नहीं करना है। अगर आप साथ में अभी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और ऑलरेडी बेसिक मैथ क्लास में ज्वाइन किए हुए हैं, तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। और वह गुड न्यूज क्या है, कि आपके सीटेट के क्रैकर बैच का भी ओपनिंग हो चुका है। ये सीटेट क्रैकर क्या है, तो यहाँ पे आपको सभी प्रकार के विषय
अर्थात यहाँ पे आपको सीडीपी, ईवीएस, मैथ और हिंदी, इसका एडमिशन अभी आपका ओपन है। पहला क्लास आपको होगा 8 मार्च को शाम में 4:15 पे। अगर मान लीजिए इस समय में आप लोग कॉलेज में है या फिर 4:30 तक घर पे पहुंचते हैं, तो आपके सारे क्लासेस का आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल होता है, पीडीएफ अवेलेबल होता है, और हो सके तो बाद में थोड़ा बहुत टाइम को ऊपर नीचे कर दिया जाएगा। बस मेरा एक ही स्लॉट खाली है, क्योंकि आपको पता है कि आपके इस मित्र का डीलेड एंट्रेंस हो गया, बीपीएससी हो गया, सीटेट हो गया, बिहार डीलेड हो गया, अलग अलग प्रारूप में ढेर सारी आपकी क्लासेस चलती रहती है, जिस कारण से समय का अभाव होता है। और हर कोई व्यक्ति अगर अपने कंफर्टेबल चीज के अनुसार समय को खोजेंगे, थोड़ा सा दे पाना क्या होता है, मुश्किल होता है। बहुत राइट, बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हैं। राइट, तो इस जगह पे अगर आपको जुड़ने का मन हो, अगर आपको मुझ पर 10% भी विश्वास हो, तो अवश्य आप जुड़े। अगर विश्वास ही नहीं है तो जुड़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। मेरा एक ही सपना है कि आप लोग 23-25 सेशन वाले जो हमारे मित्र हैं, पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट को क्लियर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में सिर्फ आपको टेंशन किसका रहे, तो बीपीएससी का टेंशन रहे, और कोई आपके मन में टेंशन रहे ही नहीं। ठीक, तो अगर कहीं भी कोई भी समस्या हो तो आप लोग, अगर कमेंट मैंने आपका आज देखा नहीं है, तो कहीं भी कोई भी समस्या हो तो क्या कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अभी आपका ये क्लास का एडमिशन आपका ओपन है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने दोस्तों में, मित्रों में, ग्रुप में शेयर कीजिएगा और कनेक्ट होइए। अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो कनेक्ट आपको होना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, आराम करें, शुभ रात्रि, गुड नाइट।